मेरा रिश्ता बड़ी जल्दबाजी में तय हुआ था। 2 महीने में ही शादी की तारीख भी रख दी गई थी। मेरे पापा बहुत ही पुराने ख्याल के आदमी थे, इसलिए किसी ने यह ज़रूरत ही महसूस नहीं की मुझे लड़के से मिलवाया जाए। लेकिन खैर, अपनी भाभीयों के मुंह से मैंने लड़के की तारीफ बहुत सुनी थी कि देखने में बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान है। लेकिन मेरा दिल मचल रहा था कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी को एक नज़र देख लूं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं लड़के को एक नज़र देखना चाहती हूँ। तो भाभी ने कानों को हाथ लगा दिया और कहने लगी, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, तुम कहो तो उसकी तस्वीर तुम देख सकती हो। मैं तस्वीर पर ही राजी हो गई। चलो, कम से कम एक झलक लड़के को देख लूँगी जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ। बिना देखे उसे कैसे मैं अपने पति के रूप में एकदम से स्वीकार कर सकती थी। और जब भाभी ने मुझे समीर की तस्वीर दिखाई तो दिल की धड़कन एकदम से बेकाबू हुई थी। ऐसा खूबसूरत बाका नौजवान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अपनी किस्मत पर दिल खुशी से झूम उठा कि भगवान ने कितना हैंडसम पति मुझे दिया था। बस भगवान से दिल में प्रार्थना थी कि जितना दिखने में खूबसूरत है, काश कि दिल का भी उतना ही अच्छा खूबसूरत हो। खूबसूरती में तो मैं भी किसी से कम नहीं थी। और फिर शादी में समय भी बहुत कम था। यह 2 महीने तो बस तेजी से गुजर गए थे। शादी का दिन भी आ गया और बहुत ही आराम से मेरी शादी हो गई थी। शादी में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं हुई थी। जब मुझे फेरों के लिए मंडप में लाया गया था तो मेरी आंखें समीर की आंखों से टकरा गई थी। उसकी आंखों की चमक और खुशी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि समीर इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इस सर्दी के मौसम में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैंने सोचा शायद शादी के हंगामों से थक गई होगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई तो मैंने अपने कमरे का जायजा लिया। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा सा था और मेरे लाए हुए दहेज से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उस पर फूलों की सजावट ने तो कमरे को और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए थे। मेरे दिल में भी खूबसूरत और ख्याली चुटकियाँ भरने लगी थी। कमरे का माहौल बड़ा ही रोमांटिक था। यकीनन यह कमरे की सजावट समीर ने ही की होगी और ये सजावट उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत था कि उसे अपनी रात को मेरे लिए कैसे यादगार बनाना है। यह सोचकर ही मैं शर्म से लाल हुई थी। समीर के बारे में सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मगर अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। एकदम ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। दिसंबर का महीना था, इसलिए गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर्दी अपने जोरों पर थी, लेकिन इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रही थी कि एकदम से लाइट क्यों चली गई। लेकिन उसी समय मुझे कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई और खुलने के बाद दरवाज़ा बंद होने की भी आवाज़ आई थी। मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काला साया ही नज़र आ रहा था। मैंने धीरे से कहा, कौन है? तो आवाज़ आई, मैं समीर, आपका पति। यह सुनकर मैं शर्मा के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। समीर मेरे पास आया और कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया है, इसलिए रात भर लाइट नहीं आएगी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे समीर का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मोबाइल मेरे पर्स में था और मैं अंधेरे में ना जाने कहाँ रखा हुआ था, वरना मैं अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला लेती। समीर मेरे पास बैठ गया। मुझे लगा शायद वो अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट खोलेगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगा, अंजलि, हमें यह रात अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट ठीक करने तो अब सुबह ही कोई आएगा। मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मौसम सर्द था, इसलिए कमरा भी काफ़ी ठंडा था। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा, जो उस वक्त एकदम ठंडा हो रहा था। उसने एक अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी, फिर कहने लगा, ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। उसके बाद वो मेरी तारीफ करने लगा। समीर की बातों में कोई जादू सा था। मैं उस जादू में खोने लगी थी। वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा और धीरे धीरे मेरी ज्वेलरी भी उसने अपने हाथों से उतारी थी। मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ और मोहब्बत भरी बातें शायद मैं उसे ज़िंदगी भर भूल ना पाती। समीर ने धीरे धीरे मेरी ज्वेलरी उतार दी थी और मेरे बहुत करीब आ चुका था। इतना करीब कि उसकी सांसों की सराहट अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी।
और फिर हमारे बीच की सारी दूरियां मिटती चली गई थी। मैं समीर की मजबूत बाहों में समाती चली गई। समीर की संगत में गुजरे पल मेरे लिए बहुत कीमती रहे थे, या यूं कहे कि उसने उन पलों को मेरे लिए बहुत ही कीमती बना दिया था। उसकी संगत को पाकर मैं बहुत खुश थी। सुबह मेरी आँख चिड़ियों की चहचहाट से खुली थी। कमरे में रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और कमरे में आने वाले गुलाबों की खुशबू अब तक मुझे अपने जादू में लिए हुए थी। रात में समीर की संगत का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फिसल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, मेरे बराबर वाली जगह बिल्कुल खाली थी। मैं एकदम से उठ बैठी। क्या मैं इतनी देर तक सोई रही और समीर उठकर चला भी गया? कितनी बुरी बात है कि ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं अब तक सोई पड़ी हूँ। यहाँ तक कि समीर ना जाने कब का उठकर जा चुका था। मुझे शर्मिंदगी ने आ घेरा था। मुझे समीर से भी शिकायत थी। समीर को चाहिए था कि वो मुझे जगा देता। मैं यह सोचते हुए जब घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे कुछ उलझन सी होने लगी। इतना वक्त तो नहीं हुआ था कि समीर मेरे पास से उठकर चले जाते। मैंने अपने बिखरे बालों को समेटा और जूड़े में कैद किया। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी थी। समीर इतनी सुबह कहाँ गए थे? खैर, ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं उठकर बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कमरे में बैठी समीर का इंतजार करती रही। 8 बजे के करीब मुझे कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास हॉल में बैठी हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कहीं से आई है। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगी, आओ अंजलि बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं धीरे से चलती उनके पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनके पास ही बैठ गई। मेरी सास कहने लगी, मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी, इसलिए समीर मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। यह सुनकर मैं समझ गई कि समीर कमरे में क्यों नहीं थे, लेकिन अपनी सास की अगली बात ने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। मेरी सास कहने लगी, अंजलि बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। असल में जब रात को मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में बिठाकर बाहर निकली तो मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी, इसलिए समीर मुझे फ़ौरन अस्पताल ले गया। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। पूरी रात अस्पताल में ही गुजर गई। अभी हम लोग वापस लौटे हैं। समीर मुझे छोड़कर मेडिसिन लेने गया है। तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी की रात थी, पति कमरे में नहीं आया? अपनी सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में तो धमाके से होने लगे थे। अगर समीर हॉस्पिटल में था तो फिर रात को मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल चुका था। मुझे बड़े जोर का चक्कर आ सा गया था। मुझे लगा घबराहट के मारे मेरा दम घुट जाएगा। फिर मैंने किसके साथ रात बिताई थी, जिसको मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया था? कौन था वो इंसान जो समीर का नाम लेकर मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेल चुका था? मुझे लगा कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी हॉल में समीर दाखिल हुआ था। मुझे देखकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरी सास ने कहा, लो आ गया समीर। समीर ने मुझे हेलो किया तो मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी थी। ये आवाज़ तो वो आवाज़ नहीं थी जिसने रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी बातों का रस बोला था। मेरा दिल यूं ही हो गया था कि धड़कना भूल गया था। अब मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा दिल ऐसा हुआ जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। समीर कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाज़ा बंद कर लिया। कहने लगा, आई एम सॉरी यार, बहुत कुछ सोचा था शादी की पहली रात के हवाले से, लेकिन मम्मी की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। मुझे अचानक से जाना पड़ गया, लेकिन मैं अपनी बहन से कहकर गया था कि तुम्हें बता दे कि मुझे देर हो जाएगी। मीना ने तुम्हें बताया नहीं? समीर मुझसे बात कर रहा था और मैं खाली खाली आंखों से देख रही थी। उसे वाकई बहुत देर हो गई थी। सब कुछ मेरा खत्म हो गया था। बर्दाश्त शायद मेरे बस की बात नहीं थी। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने ना में सिर हिला दिया। मेरे कमरे में मेरी नंद नहीं आई थी, ना ही उसने मुझे कुछ ऐसा बताया था। समीर कहने लगा, यह लड़की बहुत बड़ी भुलक्कड़ है, भूल गई होगी। अच्छा प्लीज़ रो मत, मुझे अंदाज़ा है रात भर तुम परेशान रही होगी। एक लड़की के लिए रात बहुत अहमियत रखती है, और जब उसका पति पूरी रात कमरे में ना आया और वजह भी उसे मालूम ना हो
तो और भी परेशानी की बात होती है। समीर बड़ी शर्मिंदगी से मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं क्या बताती जो तकलीफ मुझ पर गुजरी है। मैं तो उसे शब्दों में बता भी नहीं पा रही थी। समीर मेरे बहुत करीब आ गया। समीर की आंखों में नशा उतरने लगा था। इससे पहले कि समीर मेरे करीब आता और कोई हरकत करता, मैंने उसे पीछे को धक्का दिया था। बहुत कुछ गलत हो चुका था। अचानक ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। तो मेरे रोने से समीर परेशान हो गया और कहने लगा, आई एम सॉरी अंजलि, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मीना ये सब करेंगी। वह तुम्हें नहीं बताएंगी। समीर ने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए मेरे दोनों हाथ थामे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे करेंट सा लगा हो। मैंने फ़ौरन से उसके हाथों से अपने हाथ खींच लिए थे। मुझे अब हर चीज़ से डर महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि समीर से भी। मेरी हालत बड़ी अजीबोगरीब सी हो चुकी थी। वो मुझे देखकर परेशान होने लगा। मैंने कहा, मुझसे दूर रहो। वह मेरी इस बात को मेरी नाराज़गी समझने लगा। मैं सोच रही थी कि अगर समीर रात को मेरे पास नहीं आया तो फिर वो कौन आया था। समीर कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम करो, मेरी ही गलती है, मुझे खुद तुम्हें बताना चाहिए था। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मेरी हालत अब और भी खराब होने लगी थी। मेरे कानों में रात की सरगोशियों सुनाई देने लगी थी। वहीं प्यार भरी बातें, वही जादू भरे शब्द। मेरा पूरा शरीर काँप के रह गया था। यातना शायद छोटा शब्द है जो कि मैं सह रही थी। मेरे लिए तो ये सब कुछ सहना किसी मौत के बराबर था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए ताकि वह सरगोशियाँ बंद हो सके जो किसी गैर मर्द की थी। मुझसे यह पाप कैसे हो गया। मैंने अपने पति समीर को धोखा दिया है। मैं ये सहन नहीं कर पा रही थी। ये क्या हो गया था। कोई कैसे मेरे कमरे में दाखिल हुआ। कैसे उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाया। मैं क्या कहूँगी समीर से। मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा। मेरी कौन सुनेगा। मेरी बात, मेरे दिमाग में चलने वाले सवाल ने मेरी जान ही निकाल ली थी। अगर मैं चुप रहती तो एक पाप की तलवार मेरे सर पर सवार रहती जो मुझे पल पल मार रही थी। और अगर मैं सब कुछ समीर को बता देती तो वह कभी भी मेरी बात पर भरोसा ना करता। यही समझता कि मैं मायके से ही बदकिरदारी का दाग लेकर ससुराल आई हूँ। मैं किस दोहराए पर आकर खड़ी हो गई थी। एक और बात भी मेरे सर पर सवार थी कि जब रात को समीर मेरे करीब आएगा तो शायद वह जान जाएगा कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। मैं पहले ही अपना कुंवारापन लुटा चुकी हूँ। इस सोच के आते ही मेरा दिल काँप उठा था। मैंने समीर के अलावा अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। समीर मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था और उसी के लिए मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हुई थी। उसे मैं अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और दिल ही दिल में मैं उससे मोहब्बत भी कर बैठी थी। लेकिन वो कौन घटिया इंसान था जिसने एक ही रात में मुझसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मैंने अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था और मैं रोए जा रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। मेरी नंद मीना थी। कहने लगी, भाभी आओ, आकर नाश्ता कर लो। मीना समीर के जुड़वा बहन थी। समीर ये 2 ही बहन भाई थे। घर में कोई और दूसरा सदस्य नहीं था। तो मेरे साथ ये घिनौना खेल किसने खेला था। आखिर किसने किया। यही एक सवाल मेरी जान ले रहा था। मैं उठकर वॉशरूम चली गई, अपना मुंह धोया और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पर समीर और मीना ही थे। मेरी सास नहीं थी। शायद तबीयत खराबी की वजह से वह सो रही थी। मैं समीर के बराबर जाकर बैठ गई। वह अपनी बहन को डांट रहा था कि तुमने मेरा कहना नहीं माना और अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया कि मैं आज रात कमरे में नहीं आऊँगा। मीना कहने लगी कि मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए लेट गई थी और फिर मुझे नींद आ गई। वही मुझ पर एक और बात का खुलासा हुआ। मीना कहने लगी, रात को हमारे घर की लाइट बंद हो चुकी थी लेकिन सारे मोहल्ले में लाइट जल रही थी। और यह सुनकर मेरे हाथ में पकड़ने वाला निवाला वहीं थम गया। मीना कहने लगी, भाई मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हमारे घर की लाइट कैसे बंद हुई थी और पूरी लाइट बंद रही। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारे घर का मेन स्विच किसी ने ऑफ कर दिया था। पता नहीं किसने यह सब किया था। इस अंधेरे में ही तो मेरा सब कुछ लुट गया था। समीर भी मीना की बात सुनकर पहले तो कुछ सोचने लगा, फिर कंधे उचकाकर बोला कि हो सकता है कि मेरे दोस्तों में से किसी ने शरारत की हो। यही अपने घरों को जाते हुए मेन स्विच ऑफ कर गए हो। यह कहकर समीर ने बात ही खत्म कर दी थी। मैं नाश्ता करके कमरे
मैं आ गई। मैं इसी बात को सोच विचार कर रही थी कि मेरे साथ ये घिनौना खेल खेलने वाला कौन हो सकता है। तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने मोबाइल उठाया और अननोन नंबर था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया मेरे होश उड़ गए थे। वही आदमी था। कहने लगा, कैसी हो अंजलि? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा था। उसके पास मेरा नंबर भी था। आखिर कौन था वो? मैं बेहद घबरा गई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर वो कमीनापन हंसने लगा। कहने लगा, अभी आप पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? गुजरी रात भूल गई हो क्या? मुझे तो वो पल अभी भी कोई सुनहरा सपना लग रहा था। सच्ची डार्लिंग, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आई। जी खुश हो गया था मेरा। कहो तो कल की मुलाकात आज फिर से दोहरा दूँ? यह सुनकर मेरे कानों में सीटियाँ की भी बजने लगी थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मेरी बात पर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मैं पागल हो गया था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। और वो समीर भी ना जाने कितनी अच्छी किस्मत पाई है उसने। हर लड़की पहले उसी की तरफ अट्रैक्ट होती थी। लेकिन मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन समीर के आगे थोड़ा कम लगता हूँ। मैं उसकी इस तरह की बातें और सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। यह आदमी कितना कमीना था, मैं उसकी बातों से अंदाज़ा लगा सकती थी। वो आदमी जिसे मेरा फ़ोन नंबर तक मालूम है, कितनी बेहदगी से अपनी इस घटिया खेल का पर्दाफाश कर रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि शायद मैं अपनी तकलीफ़ को शब्दों में बता नहीं सकती थी। पूरा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा था। लेकिन रात को मुझे फिर से एक नंबर से मैसेज आया कि अगर तुमने समीर को अपने करीब आने दिया तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल कर रख दूंगा और समीर से कह दूंगा कि मेरा इस लड़की से शादी से पहले ही चक्कर है और इस लड़की के साथ मेरे हर तरह के संबंध है। यार, तुम मेरे दिल को भा गई हो। जी चाहता है कि दोबारा तुम्हारे साथ वही प्यार भरे लम्हों को गुजारूं। इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। समीर को अपने करीब मत आने देना, वरना जो अंजाम होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी। वैसे एक बात बताओ अंजलि, उस रात मैंने तुम्हें खुश तो कर दिया था ना? यह कहकर बहुत जोर से हंस पड़ा था वो। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था और मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इस बात को मैंने समीर से अभी तक छुपाया हुआ था। वो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, तलाक करवा देगा। मैं परेशान होकर रह गई थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो आदमी कौन है। मैंने अपने अतीत को अपने दिमाग में खंगाल कर रख लिया था, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का याद नहीं आया जो यूं मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने मुझे कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जो शायद उसने शादी की पहली रात ले ली थी, जब मैं गहरी नींद में उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसने अपना चेहरा बरल करके दिया था और उसे देखकर तो मेरे होश उड़ कर रह गए थे। मैं कई बार यह सवाल दोहरा चुकी थी कि तुम कौन हो, क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जवाब में वो हंसने लगता। लेकिन ये राज भी बहुत देर तक राज न रहा। समीर जब भी रात को मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं किसी न किसी बहाने से उसे अपने से दूर कर देती थी। लेकिन जाहिर है वह मेरा पति है, कब तक मुझसे दूर रह सकता था। मेरे दिल में हर वक्त यह डर रहता कि अगर समीर मेरे करीब आया और उसे मेरी पहली रात का सच मालूम हो जाएगा तो वह मुझे तलाक दे देगा। और दूसरा यह डर था कि कहीं उसी लड़के को पता चल गया तो कहीं वो समीर को मेरे बारे में झूठी खबर देकर मेरा घर बर्बाद ना कर दे। एक औरत के लिए उसका घर बहुत अहमियत रखता है और उससे भी बढ़कर उसके लिए उसकी इज्जत होती है। अगर वो लड़का इस तरह की बातें फैलाकर मेरा घर बर्बाद कर देता तो मेरी इज्जत नीलाम हो जाती और फिर कोई भी औरत शादी के बाद तलाक नहीं लेना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा दिल हर वक्त डरा रहता। एक बार यह हुआ कि मेरे होश उड़ गए थे। मेरी ननंद मीना की मंगनी अपने एक दोस्त से हो चुकी थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार वो हमारे घर आया। मेरी सास ने सुबह से ही मुझसे कह दिया था कि रात का खाना मीना का मंगेतर हमारे साथ ही करेगा, इसलिए मैंने खाने की सारी तैयारियां कर रखी थी। और रात को जब मीना का मंगेतर विपुल आया तो मैं किचन में बिजी थी। मीना भी मेरे साथ खाने में मेरी हेल्प करवा रही थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मीना कहने लगी, भाभी प्लीज़ विपुल के सामने यह मत कहिए कि खाना आपने बनाए हैं, बस यही कहना कि मैंने बनाया है। मेरी ज़रा वैल्यू बढ़ जाएंगी। हर बार मेरे खानों में कमी निकालता है।
मीना की हालत में जान सकती थी। हर लड़की की बस यही तो इच्छा होती है कि उसकी बनाई हुई चीज़ की तारीफ उसका पति ज़रूर करे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं कह दूंगी। मेरी बात पर वो खुश हो गई। जैसे ही मैंने खाना टेबल पर लगाया, विपुल सामने ही बैठा था। मैंने उसे हेलो किया तो उसने सर हिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरा दिल धड़कना भूल गया था। खाने की टेबल पर सब लोग बैठ चुके थे। ना जाने क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे विपुल मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हुई थी। मैं खाने टेबल पर गई और खाने का पहला निवाला लेते हुए उसने कहा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। यकीनन मीना ने नहीं बनाया होगा। लेकिन मीना ने कहा कि मैंने ही बनाया है। शक है तो भाभी से पूछ लो। मैंने खाना खा रही थी, लेकिन विपुल की आवाज़ सुनकर मेरा निवाला मेरे हाथ में ही रह गया था। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में जो कुछ मैंने देखा मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वह बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गई हूँ। ये आवाज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसकी सरगोशी ने तो मेरी नींद उड़ाकर रख दी थी। मेरे दिल का चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। विपुल कहने लगा, खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि दिल चाह रहा है बनाने वाले के हाथ चूम लूँ। तो लगातार मेरी तरफ देखकर बोल रहा था और उसी अंदाज में जो अंदाज उसका पहली रात का था। मेरी सास उसके बराबर में ही बैठी हुई थी। उन्होंने उसकी कमर पर थपकी लगाकर कहा कि शर्म करो। उसकी हंसी, उसके कहीं कहीं लगाने का अंदाज मुझे बिल्कुल वही लगा। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते थे। यह वही इंसान था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा जी चाहा कि मैं जमीन के अंदर समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ननंद के होने वाला पति मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। मैंने तो आज तक उसे पहले कभी नहीं देखा था, जानती भी नहीं थी। फिर उसने क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी? खाना बीच में ही छोड़कर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि कल दोपहर को एक होटल के कमरे में पहुंच जाओ, वरना मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। मैंने मोबाइल बंद कर दिया और अपना सर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिया। मैं ये पाप नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर मैं सच बोल भी देती तो मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। मैं इस वक्त बहुत ही परेशानी में घिरी थी कि मैं होटल के कमरे में जाऊँ या ना जाऊँ। रात को जब समीर मेरे कमरे में आया तो आज तो उसके अंदाज ही बदले हुए थे। उसकी आंखों में मदहोशियाँ भरी हुई थी। वो मेरे बहुत करीब आ गया था। उसने मेरे हाथ थामे और उन्हें चूम लिया। कहने लगा, अंजलि, अब मैं तुमसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मुझसे दूर भागती हो। इतना तो मुझे मत तड़पाओ। लेकिन मैंने उससे अपने हाथ खींच लिया। मेरी इस हरकत पर वो हैरान हुआ था। कहने लगा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्यों मुझसे दूर भागती हो? ठीक है, शादी की रात में अपनी माँ की वजह से हॉस्पिटल चला गया था। तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन इस बात की सज़ा तुम कब तक मुझे दोगी? मैं चुप थी, खामोश थी। क्या जवाब देती कि मैं कैसी मुसीबत में फंस चुकी हूँ? पता नहीं वो मेरी बात का विश्वास करता भी या नहीं करता। मैंने कहा, समीर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मेरे सवाल पर वो मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब? अभी तो मैंने तुमसे मोहब्बत की ही कब है? तुमने मौका ही नहीं दिया। वो मेरे बहुत करीब आकर मेरे कानों में सरगोशी करने लगा। वो शायद शरारत के मूड में था, लेकिन मैं बहुत ही शांत थी। मैंने कहा कि आपको विपुल कैसा लगता है? मेरे सवाल पर कहने लगा, हम दोनों के बीच में विपुल कहाँ से आ टपका? मैंने कहा, मुझे बताए वो कैसा लड़का है? समीर कहने लगा, अच्छा है और मेरा मीना का दोस्त है। मैं और मीना एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि हम जुड़वा थे, और उसी क्लास में विपुल भी पढ़ता था। हम तीनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो भी अपने माँ बाप का इकलौता है। हाँ, कुछ अय्याश टाइप का है, लेकिन जाहिर है लड़के ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद वो खुद ही सुधर जाएगा। मैंने कहा कि मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी बात सुनकर समीर के माथे पर बल पड़ गया। कहने लगा, आज तो कह दिया, आगे से मत कहना। मम्मी और मीना के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना। मम्मी विपुल को बहुत मानती है और अपने दामाद के रूप में उसे स्वीकार कर चुकी है। मम्मी को उससे बहुत मोहब्बत है। मैं सारी हिम्मत जमा कर रही थी कि समीर से बात करूंगी, लेकिन मैं खामोश हो गई। अगले दिन मैं होटल गई तो विपुल कमरे में पहले से ही मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, देख लो, आखिर आ ही गई ना तुम। मैं जानता था कि तुम्हें आना ही था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया? विपुल कहने लगा कि मैंने पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो देखता ही रह गया था।
बस मेरा दिल तुम पर आ गया, इसलिए मैंने मीना की माँ को खाने में एक ऐसी चीज़ डालकर दे दी जिससे कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। मजबूरन में समीर को उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा और फिर मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया और तुम्हारे कमरे में आ गया। मीना की नज़र में मैं घर से जा चुका था। मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाए वह मुमकिन ही नहीं कि विपुल उसे छोड़ दे। वह अपनी हर बात मान रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर समीर खड़ा था। मैं समीर को अपने साथ ही लाई थी ताकि वह हकीकत जान जाए। मैंने सोच लिया था मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो, भले ही समीर मुझे तलाक दे दे, लेकिन विपुल को उसके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इधर वह मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत करता, उधर मीना को धोखा दे रहा था। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अब मैं मीना की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उस समय समीर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। विपुल की तो रंगत ही उड़ गई थी। समीर ने विपुल को बहुत मारा और मीना का रिश्ता भी उससे तोड़ दिया था और विपुल का मोबाइल लेकर उसमें से मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। समीर मेरे सामने शर्मिंदा था और मैं बेतहासा रो रही थी। समीर कहने लगा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी इस बात की खबर घर से बाहर तक नहीं जाएंगी। मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है और मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। समीर ने मुझे दिल से अपना लिया था। हाँ, घर आकर मैंने मीना को सारी सच्चाई ज़रूर बताई थी कि विपुल ने मेरे साथ क्या किया था। यह बताना ज़रूरी था। अगर मैं मीना को सच्चाई ना बताती, मीना विपुल को अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाती। विपुल की सच्चाई जानकर मीना बहुत रोई थी। उसका दिल टूट गया था, लेकिन कम से कम इस बात का तो सुकून था कि मीना गलत इंसान से बच गई थी। समीर ने मुझे दिल से अपना लिया था। उस रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी जो मैंने अपने पति समीर के साथ बिताई थी। मेरा पति मुझे वाकई सच्ची मोहब्बत करता था। अगर स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।